शिल्पा अपनी दोनों बहुएं गोपी और सुधा के साथ बैठी बात कर रही होती है। बहुओं, मैं सोच रही हूँ तुम लोगों की देवरानी ले आऊं। अच्छा खासा टाइम हो गया है, घर में थोड़ी चहल पहल भी हो जाएगी और खुशियाँ भी आ जाएंगी। इतने समय से घर में कोई हल्ला गुल्ला भी नहीं हुआ, इसी बहाने घर में हल्ला गुल्ला भी हो जाएगा और थोड़ी चहल पहल भी लग जाएगी। सुधा बहू, अगर तुम्हारी नजर में कोई अच्छी लड़की है तो बताओ, तुम लोग बताओ मुझे, तुम लोगों का इस बारे में क्या कहना है। दरअसल शिल्पा अपने बेटे की शादी करवाना चाहती है। शिल्पा की बड़ी बहू कहती है, माँ जी, मुझे तो लगता है देवर जी को पहले से ही कोई पसंद है, एक बार आप उनसे भी पूछ ले, हो सकता है वो बता दे। ऐसे हम किसी लड़की को देखेंगे और देवर जी ने शादी नहीं की तो बहुत बुरी बात हो जाएगी। एक बार आप देवर जी से भी पूछ लें। मैंने उनको कई बार रातों को फोन पे बात करते देखा है, हो सकता है उन्हें कोई लड़की पसंद हो जिसका घर बार भी अच्छा हो और खुद भी अच्छी हो, और अगर गरीब भी हुई तो हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो ऑलरेडी बहुत अमीर हैं। हमारे पास तो वैसे भी ऊपर वाले का दिया सभी कुछ है, हमें तो किसी चीज की जरूरत नहीं है। दरअसल सुधा अमीर खानदान की बेटी होती है और उसकी शादी भी बहुत ही ऊंचे और अमीर खानदान में होती है, इसीलिए उसे किसी भी चीज का कोई लालच नहीं होता। छोटी बहू गोपी कहती है, हाँ माँ जी, सुधा भाभी सही कह रही है, मैंने भी देवर जी को रातों को फोन पर बात करते देखा है, और जब मैंने पूछा तो मुझे उन्होंने कह दिया, भाभी अपने काम से काम रखें। आपको तो पता ही है माँ जी, देवर जी तो बहुत सख्त गुस्से वाले हैं, तो मैंने फिर उनसे आगे कोई बात भी नहीं की, और मैंने सोचा आपको बताऊंगी तो वो और भड़क जाएंगे, इसलिए मैंने कोई बात नहीं की। अपनी बहुओं की बातों को बहुत गौर से सुनकर शिल्पा कहती है, तो बात यहाँ तक पहुँच गई है, यकीनन दाल में कुछ काला है, आने दो आज इस रामलाल को, मैं पूछती हूँ इससे क्या मामला है। और गोपी बहू, तुमसे कोई बदतमीजी से बात करे तो उसका जवाब दिया करो, चुपचाप सुन नहीं लिया करो। आजकल चुपचाप रहने वालों को लोग खा जाते हैं, तो अपने बात का जवाब दिया करो, अपने लिए स्टैंड लेना सीखो। ऐसे ही रहोगी तो हर कोई तुम्हें चार बातें सुनाकर चला जाया करेगा। दर हकीकत शिल्पा अपनी बहुओं के साथ बहुत अच्छी होती है और उनसे बहुत प्यार करती है, और दूसरी तरफ शिल्पा का बेटा यानी रामलाल पार्क में पिंकी से मिलने आता है। पिंकी रामलाल को देखकर कहती है, रामलाल, अब वक्त बहुत कम बचा है, आज घर में पिताजी ने ये कह दिया है कि उन्होंने मेरा रिश्ता बड़े व्यापारी लड़के के साथ तय कर दिया है। मैंने उन्हें मना करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार नहीं है। रामलाल, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन उस अजनबी इंसान से शादी नहीं करूंगी। रामलाल, क्या हमारा साथ यहीं तक था? क्या वो सारी कस्में और वादे कागज का ढेर बन गए जो थोड़ी सी ही बारिश में भीग कर खत्म हो गए? रामलाल, तुम्हें कुछ करना होगा, अगर मैं किसी और की डोली में बैठ गई तो समझ लेना वो पिंकी नहीं होगी, वो एक जिंदा लाश होगी। रामलाल पिंकी की इमोशनल बातें सुनता है और फिर कहता है, पिंकी, तुम हिम्मत नहीं हारो, तुम्हारी हर सिसकी मेरे दिल पर खंजर की तरह लग रही है, मैं वादा करता हूँ तुम्हें अपना बना कर ही रहूंगा। पिंकी, तुम्हारे पिताजी को क्या लगता है कि वो तुम्हें किसी बड़े व्यापारी को देकर तुम्हारी किस्मत संवार देंगे? उन्हें बता देना कि जिस इंसान का हाथ तुमने थामा है वो उनकी पूरी जायदाद खरीदने की हिम्मत रखता है, पैसों की चक्काचौंध ने उनका दिमाग खराब कर दिया है। पर मैं उन्हें बताऊंगा कि रामलाल सिर्फ दिल का अमीर नहीं है, बल्कि दुनिया का नसीब बदलने का भी दम रखता है। दरअसल पिंकी एक लालची और गरीब लड़की होती है जो रामलाल को अपनी चिकनी चुपड़ी और इमोशनल बातों में फंसा रही होती है, और वो अपनी साजिश में कामयाब भी हो जाती है। रामलाल कहता है, पिंकी, तुम फिक्र नहीं करो, मैं आज ही अपनी माताजी से बात करता हूँ। दूसरी तरफ सुधा और गोपी बहू किचन में खाना बनाते हुए एक दूसरे से बात करती हैं और कहती हैं, दीदी, आपने गौर किया, हमारे देवर जी रामलाल के तेवर कुछ पत्ते बदले से हैं। कल रात भी घर देर से आए थे और चेहरे पे अजीब सी मुस्कुराहट थी। दीदी, लेकिन माँ जी तो चाहती हैं रामलाल जी की शादी किसी बड़े खानदान में हो, अगर ये लड़की कोई मामूली निकली तो घर में तो कलेश हो जाएंगे। ऊपर वाले से यही प्रार्थना है कि रामलाल जी की पसंद अच्छी और बड़े घर की हो। गोपी बहू की बातें सुनकर बड़ी बहू सुधा बहू कहती है, हाँ गोपी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तुम्हें पता है, आज सुबह जब मैं देवर जी के कमरे में बादाम का दूध रखने गई तो वो शीशे के सामने खड़े थे और कह रहे थे, मैं किसी को रोने नहीं दूंगा। अरे गोपी बहू, ये इश्क का बुखार है, लगता है हमारे अमीर देवर जी को कोई लड़की पसंद आ गई। मैंने उन्हें बात करते सुना था, वो किसी पिंकी का नाम ले रहे थे, देखा नहीं आज किसी महंगी घड़ी पहनकर परफ्यूम लगा कर गए हैं। वहाँ दोनों देवरानी जेठानी आपस में बात कर रही होती हैं कि देवर जी घर आ जाते हैं। शिल्पा अपने ड्राइंग रूम में बैठकर अपने बेटे रामलाल के बारे में सोचती है कि रामलाल आ जाता है और कहता है, माँ, मैं आपको सारे घर में ढूंढ रहा था और आप यहाँ बैठी हैं। मुझे आपसे एक बहुत अहम विषय पे बात करनी है माँ। शिल्पा अपने बेटे रामलाल की हापती कापती हालत को देखती है और फिर कहती है, अच्छा हुआ रामलाल तू आ गया, अभी मैं तेरे ही बारे में सोच रही थी। तू बैठ बेटा और बैठ कर बात कर। क्या बात करनी है? तू अपनी बात कर पहले, फिर मुझे भी तुझसे कुछ बात करनी है और कुछ पूछना है। रामलाल अपनी माँ की बात सुनकर सोफे पर बैठ जाता है और कहता है, माँ, मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ और उसका नाम पिंकी है।
और वह एक गरीब खानदान से है। उसके पिताजी ने उसका रिश्ता एक बड़े व्यापारी से तय किया है और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा माँ। मुझे पता है आप मेरी शादी किसी ऊंचे खानदान में करना चाहती हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता माँ। वो पिंकी के पिताजी होते कौन है? उन्हें क्या लगता है वो मेरी पिंकी की कहीं भी शादी कर देंगे? शिल्पा के तो जैसे होश ही उड़ जाते हैं अपने बेटे रामलाल की बातें सुनकर। फिर वो कहती है, बस कर रामलाल, मैंने तुझे इसीलिए इतना बड़ा नहीं किया था कि तू एक दिन अपनी माँ से एक गरीब मामूली लड़की के लिए जबान लड़ाए। हमारी बहू वही बनेगी जिसका बाप शहर का सबसे बड़ा व्यापारी होगा, कोई ऐसी वैसी एरी गैरी नहीं। तू कह रहा है वो गरीब है, तो बेटा गरीब सिर्फ जेब से नहीं संस्कारों से भी होते हैं। अपनी माँ की इस तरह बातें सुनकर रामलाल को और गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, बस माँ बस, बहुत सुन लिया मैंने रिश्ते और मर्यादाओं के बारे में। जो चीज मेरी है उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता, मैंने कह दिया है। लेकिन आखिर में जीत पिंकी की ही होती है। लेकिन मजा तो उस वक्त आएगा जब शिल्पा को ये बात पता चलेगी कि पिंकी सिर्फ गरीब नहीं बल्कि लालची भी है। रामलाल और पिंकी की शादी हो जाती है और बहू गृह प्रवेश कर रही होती है तो शिल्पा कहती है, पिंकी बेटी जो बीत गया उसको भूल जाओ। माना कि मैं पहले गुस्से में थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ क्योंकि तुम इस घर की बहू हो और मेरी बेटी जैसी हो। बेटी अमीरी और गरीबी तो किस्मत का खेल है। आज तुम हमारे घर आई हो तो अपने साथ अपनी किस्मत लेकर आई हो। अपनी सासू माँ की बातें सुनकर सुधा बहू पिंकी से कहती है, देखा पिंकी, मैं तुम्हें कह रही थी माँ जी का गुस्सा एक नारियल के छिलके की तरह है, ऊपर से सख्त और अंदर से नरम। और आज उन्होंने तुम्हें सिर्फ अपनी बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी माना है। और वैसे भी पिंकी, हमारे घर में दौलत की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारा असली शान हमारा परिवार है, दौलत नहीं। लालची पिंकी सुधा की बातों को बड़े ध्यान से सुनती है और गुस्से से जवाब देती है, बस कीजिए भाभी, अपनी ये मुफ्त की नसीहतें अपने पास रखिए, मुझे आपकी इन फजूल नसीहतों की कोई जरूरत नहीं है। शिल्पा पिंकी का इस तरह का व्यवहार देखती है तो कहती है, पिंकी ये क्या तरीका है अपनी बड़ी भाभी से बात करने का? सुधा बहू मेरी सबसे बड़ी बहू है और मुझे इससे बहुत प्यार है, इसकी इज्जत किया करो। खबरदार जो तुमने आइंदा सुधा बहू से ऐसे बात की, अभी क्या अभी मेरी सुधा बहू से माफी मांगो तुम। रामलाल अपनी माँ की बातें सुनता है तो कहता है, ओहो माँ, वो अभी तो आई है और तुम लोगों ने उससे दरवाजे पे ही नसीहतें करना शुरू कर दी हैं। क्या हो गया अगर उसने बोल दिया तो? वो पहले ही बहुत थकी हुई है, अब उसे आराम करने दो। और भाभी, आपको कोई जरूरत नहीं है पिंकी को नसीहतें करने की, आप अपने काम से काम रखें। पिंकी अपने पति की बात सुनकर और ज्यादा शेर हो जाती है। फिर पिंकी कहती है, ये जी मैं जा रही हूँ अपने कमरे में आराम करने, और खबरदार मुझे किसी ने डिस्टर्ब किया, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ और मैं बहुत आराम करना चाहती हूँ। अब इन लोगों की फजूल की नसीहतें मैं बाद में सुन लूंगी, चलिए मैं जाती हूँ। पिंकी अपने कमरे में आकर बैठ जाती है और मन ही मन बड़बड़ाने लगती है और कहती है, इस बुढ़िया और इस सुधा भाभी को तो मैं देख लूंगी, इनका तो मैं जीना हराम कर दूंगी। नाक के चने ने मैंने ना चबवाए तो मेरा नाम भी पिंकी नहीं। रामलाल कमरे में आता है और पिंकी को बड़बड़ाता देख कहता है, क्या हुआ पिंकी? कुछ नहीं, मैं बस तुम्हारे घर वालों का वार्म वेलकम देख रही थी, कितने वार्मली उन्होंने मुझे वेलकम किया है। लेकिन चलो कोई बात नहीं रामलाल, तुम बताओ क्या कर रहे हो और कहाँ जाने की तैयारी है, कहीं जा रहे हो क्या? पिंकी की बातें सुनकर रामलाल कहता है, हाँ पिंकी, मुझे ऑफिस में थोड़ा काम है, तुम रेस्ट करो, मैं बस अपना काम खत्म करके आता हूँ, फिर मैं तुम्हें अपना पूरा घर दिखाऊंगा और हम खाना खाने बाहर जाएंगे। चलो तुम रेस्ट करो, मैं आता हूँ। रामलाल अपने ऑफिस के काम के लिए चला जाता है। वहाँ शिल्पा अपनी सुधा बहू से कहती है, सुधा बहू, मुझे तो लगता है मैंने पिंकी की शादी रामलाल से करवा के बहुत बड़ी गलती कर दी। ये पिंकी हमारी नाक में दम कर देगी। इसके तेवर मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, इसने कैसे तुमसे बदतमीजी से बात की थी। अपनी सासू माँ की बातें सुनकर सुधा बहू कहती है, अरे माँ जी कोई बात नहीं, हो सकता है पिंकी उस वक्त थकी हुई हो और थके हुए में इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, और आपको तो पता है शादी की इतनी सारी रस्में थी कि पिंकी तो थकी गई होगी, तो थकने से थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आ ही जाता है, अब आप इस बात को भूल जाएं। सुधा बहू की बातें सुनकर सास शिल्पा कहती है, हाँ सुधा बहू, तुम्हें तो पता है हम कितनी मुश्किल से गुजारा करते हैं। तुम्हारे पिताजी, हमारा पति और देवर, वो तो अमेरिका जाके बैठ गए हैं और कोई खैर खबर नहीं है उनकी। अगर पिंकी के यही तेवर रहे तो रामलाल भी चला जाएगा, फिर हम क्या करेंगे? दर हकीकत शिल्पा अमीर तो बहुत होती है, लेकिन उसका पति और दोनों बेटे अमेरिका जाकर बैठ जाते हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है। फिर एक दिन सुधा और गोपी किचन में खाना बनाने जा रही होती हैं कि पिंकी आ जाती है और कहती है, जेठानी जी ये क्या आप बार बार आके किचन में खाना बनाती रहती हैं? बस एक वक्त पे खाना बनाया करें, आपको पता भी है पैसे कितना मुश्किल से कमाया जाता है और मेरा पति
बहुत मेहनत करता है पैसे कमाने के लिए। आप लोगों को तो बस उड़ाना ही आता है पैसे, खुद के पति की तो कोई खैर खबर नहीं है, अमेरिका जाके बैठ गए हैं। पिंकी की जली कुटी बातें सुनकर सुधा कहती है, पिंकी माइंड योर टंग, मैं एक बहुत अमीर परिवार से हूँ, तुम्हारी तरह गरीब परिवार से नहीं आई हूँ। अपने काम से काम रखो। और रही बात खाना बनाने की, तो वो तो मैं बनाऊंगी ही। मेरे पति, ससुर और देवर अमेरिका तो चले गए हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि उनके साथ वहाँ क्या हुआ है, इसलिए जबान संभाल के बात करो। आई समझ तुम्हें? रस्सी जल गई हो लेकिन बल नहीं गए। लगता है मुझे किचन में ताला लगा के रखना पड़ेगा। खबरदार जो दोबारा किचन में नजर आई तुम दोनों। पिंकी की जली कुटी बातें सुनकर सुधा बहू और गोपी बहू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और दोनों रोने लगती हैं। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करें। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।